बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद है पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो उनका ताल्लुक़ है आईजी ऑफिस कराची से और वो हैं एसपी बिलावल कुम्हार साहब। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनके काम के हवाले से और उनके क्या काम होते हैं और थोड़ा सा उनके हवाले से भी थोड़ा सा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ वीनस चैनल का, आप लोगों का, आपकी पूरी टीम का, कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आप आए और इस चीज़ पर आप काम कर रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि हमारा डिपार्टमेंट और हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल, और मैं आपको भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे आप थोड़ा सा अपने हवाले से थोड़ा सा बताइए कि आप जो है यहाँ पर सेंट्रल जेल में आपकी क्या सर्विसेज हैं और कितने टाइम से हैं और जो है क्या आपका जो है क्या काम है, मतलब आपके काम की नौयत क्या है, तो थोड़ा सा आप ज़रा उस हवाले से बताएं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊँ कि मेरा नाम बिलावल कुम्हार, मैं ASP प्रेजेंस हूँ यहाँ पे। तो बेसिकली तो जो मेरा काम है वो जो भी हमारे पास लोग आते हैं, जो क्रिमिनल्स आते हैं, उनका एडमिशन है, उनका रिलीज़ और उनके ट्रांसफ़र या इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखना हमारा काम होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है, बेसिकली मैं काम कर रहा हूँ UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उनका एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम जितने भी अफेयर्स हैं प्रिजनर्स के, उन सारे चीज़ों को हम डिजिटाइज़ करना चाह रहे हैं। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हमारे जो सिंध के जो जेल हैं वो भी यूरोपियन स्टाइल पर हम जाएं और हम इनको डिजिटाइज़ करें, ऑटोमेशन की तरफ जाएं। तो उसके लिए एक पहला स्टेप जो हमारे आईजी साहब ने लिया है UNODC की हेल्प से, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है PMIS, प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक MIS सिस्टम है। इसमें बेसिकली जितना भी जो डे टू डे अफेयर्स हैं प्रिजनर्स के, जिनमें उनकी एडमिशन है, रिलीज़ है, ट्रांसफ़र है, या उनको वहाँ पे जो कन्फाइन किया गया है उनकी जो मुलाकात होती है, ये सारी चीज़ें। और सबसे जो मेन चीज़ है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है कि कोई भी मतलब कि गैर बंदा या जो ऐसा बंदा कि जो उस चीज़ से रिलेटेड ना हो, उसकी जगह पे कोई और आके बैठे और सज़ा काट रहा हो, तो इन चीज़ों को हमने चेक करने के लिए एक बायोमेट्रिक सिस्टम भी रखा है। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट है जो UNODC एक सिस्टर एजेंसी है UN की, उनके मतलब के फंडिंग्स और उनकी जो टीम के कोलैबोरेशन और सिंध गवर्नमेंट ने इसमें जो है वो फंडिंग्स की हैं। ईथरनेट के लिए जो मतलब इसकी कनेक्टिविटी के लिए सिंध गवर्नमेंट ने फंड्स दिए हैं। और उसके बाद फिर हमारी अपनी टीम है, हमारे आईजी साहब के एफर्ट्स हैं, उसको मिलके हमने ये एक प्रोग्राम जो है वो हमने सक्सेसफुली बना चुके हैं और बहुत जल्द इसका ऑफिशियल लॉन्च भी होने जा रहा है इस प्रोग्राम का। और अभी हमने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं ओवरऑल सिंध के अंदर। तो उसमें यह कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, इसके अंदर पूरा रिकॉर्ड प्रिजनर्स का जो है ना एडमिशन से रिलेटेड या उनकी जितनी भी मामलात हैं, स्पेशली हमारे यहाँ मेडिकल का बड़ा इशू होता था कि प्रिजनर अगर एक कहीं और कन्फाइन है किसी डिस्ट्रिक्ट जेल में और वहाँ से वो किसी बड़े जेल चला जाता है तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री उसके साथ नहीं होती थी, कि वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करना एक बड़ा चैलेंज था। तो अब इस सिस्टम के थ्रू उसका सारा जो मेडिकल का रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज मतलब कि अवेलेबल एक सिंगल क्लिक पे वो अगले पर्सन को अवेलेबल हो जाएगा कि वहाँ पर वो उसके बेहतर इलाज कर सकते हैं। उसके साथ जो हमारा ये सिस्टम है इसमें ये चीज़ ये भी है कि जैसे कोई मुलाकात पे कोई कैदी है, उसका कोई रिलेटिव मुलाकात के लिए आता है तो बाज़-औक़ात के कैदी कोर्ट गया हुआ है या नहीं है, हमारे पास कन्फाइंड ही नहीं है, इवन लोगों को पता चलता है कि वो कराची सेंट्रल जेल में है और लोग आ जाते हैं। तो पहले वो घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ता था कि अंदर जाएं और मालूमात हो, एक 5-6 हज़ार के टोटल में से उस बंदे को ढूंढना था। और अब ये कि एक सिंगल क्लिक पे वो उसको बता सकते हैं कि आपका बंदा हमारे पास कन्फाइंड नहीं है, तो उसमें एक उनका टाइम बच जाता है। तो ये टाइम और इन सारी एफर्ट्स को सेव करने के लिए ये मेरा प्रोजेक्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले जो है वो 1 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम सक्सेसफुली इसको लॉन्च कर चुके हैं। थैंक यू। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये मतलब अगर कहा जाए कि पूरा एक यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, एक IT का पूरा मतलब अगर कहा जाए कि पूरा डिपार्टमेंट है, तो ये पूरा कंप्यूटराइज ये सारी चीज़ हो रही है, तो इससे तो आसानी तो काफ़ी हुई है। और क्या इससे आवाम को रिलीफ मिला है? जो कैदी के जो रिश्तेदार होते हैं जो मिलने आते हैं, तो क्या उनको जो घंटों कतारों में इंतज़ार करना पड़ता था अपनी बारी का, तो उसमें मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतरी आई होगी। जी बिल्कुल, देखें ये इसी तरह से कि आप बैंक्स और दूसरे इदारों में जाते हैं जो पहले रजिस्टर्स पे काम होता था या मैनुअल, आजकल वो सारा कंप्यूटराइज चीज़ें हो गई हैं। तो वही केस है यहाँ पे भी, हमने इसको डिजिटाइज कर दिया है। मुलाकात में वो जो है कि पहले यूँ होता था कि एक कोई मुलाकाती आया है उसकी हम जो चिट बना के वो हम बेचते थे और जाके जेल के अंदर से मालूमात होती थी कि वो बंदा जो है वो वहाँ पे है या नहीं। वो मैसेज की जो कम्युनिकेशन है, 1 to 1 कम्युनिकेशन, उसमें बड़ा टाइम लगता था। अभी ये है कि
थ्रू जो है वो जिस तरह से सिंगल क्लिक पे जहाँ पे भी वो कन्फाइन है, उसकी जो कन्फाइनमेंट प्लेस है, वहाँ पे एक सिंगल क्लिक पे उसको पता लग जाता है कि इसका फलां बंदा इससे मुलाकात करने आया है। तो वहाँ से इसमें बड़ा टाइम सेव होता है। पहले जो वो कम्युनिकेशन होती थी कि जहाँ पे उसका इंटरव्यू के लिए एंट्री की जा रही है, वहाँ से उस प्रिजनर तक जाना और वापसी उसका पहुँचना, इसमें बड़ा एक टाइम लगता था। तो ये इसमें भी एफर्ट सेव हो रही हैं कि एक सिंगल क्लिक पे कि अगर वो बंदा इवन कोर्ट गया हुआ है, हॉस्पिटल है, कहीं और है, या उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो लोगों का टाइम बच जाता है, उनको टाइमली पता लग जाता है। उसमें दूसरी जो सबसे बड़ी सहूलत है कि बाज़ औक़ात देखें कराची के अंदर बड़े इश्यूज़ होते हैं कि एक बंदा कन्फाइन है कोई किसी केस में 302 या इस तरह के केसेस में, तो कोई मतलब कि इररिलेवेंट बंदा उससे मिलने तो नहीं आ रहा है या कुछ, तो एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि इसकी थ्रू आउट कन्फाइनमेंट कौन कौन इससे मिलने आया है, कि लास्ट विजिट पे इसका भाई आया था, इसकी बीवी बहन या इसका वकील आया था या जो भी, तो पूरा उनका हमारे पास रिकॉर्ड होता है। कोई भी अनऑथराइज बंदा ना उससे मिल सकता है, ना उसको थ्रेट कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, एक पूरा हमारे पास रिकॉर्ड होता है इसका। सर ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो अच्छा ये बताइए कि आपको ये सारा सिस्टम जो चेक एंड बैलेंस, अगर मैं इसको कहूँ, ये आईटी का पूरा आपका जो ये सिस्टम है, इसको मतलब कितनी मैन पावर चाहिए, कितनी मैन पावर है आपके पास, या मज़ीद और चाहिए आपको इसको मज़ीद बढ़ाने के लिए, और लुक आफ्टर जो कर रहे हैं अभी, तो वो मतलब वो क्या है, कितने लोग कर रहे हैं? देखें, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर हमारी कोई 200+ की टीम है जो हमारी काम कर रही है, लेकिन अभी भी लोगों की ज़रूरत है। बेसिकली क्या है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, हमारे लोग टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं है ना, लोग जो एक मैनुअल काम है उसको करने के साथ लोग कंफर्टेबल हैं। तो टेक्नोलॉजी से तो वैसे भी लोग डरते हैं, मतलब कि हमारे लोग इतने उससे, किसी भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, मतलब कि लोग इतने यूज टू नहीं होते। तो हमारे पास भी ये इशू है कि हमें भी फर्दर जो है वो हाईली ट्रेंड रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कि जो हमने ट्रेंड किया है उनको, और अभी हम इसको कर भी रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है मतलब कि मज़ीद इसको और बढ़ाने की, और इस चीज़ को जो है स्पीड अप करने की, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए। देखें, जब उस पर्टिकुलर फील्ड का बंदा, अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं आईटी, मेरी यहाँ जॉब जो है वो आईटी की नहीं है ना, मैं कोई डायरेक्टर आईटी या वो नहीं हूँ, बेसिकली तो मेरी यूनिफॉर्म की जॉब है, लेकिन मैं काम जो है वो आईटी से इसलिए कर रहा हूँ कि बेसिकली मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा बैकग्राउंड जो है वो आईटी का है, तो इसलिए मैंने ये सारा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह किया हुआ है। तो मतलब कि अगर उसी पर्टिकुलर फील्ड के लोग होंगे तो वो उसको बेहतर कर सकते हैं। सही। तो अच्छा सर, इसमें भर्तियों का क्या सिलसिला है, किस तरीके से अगर जो है जो लोग हैं वो आना चाह रहे हैं इस तरफ, तो मतलब क्या तरीक़ेकार है? देखें, तरीक़ेकार ये होता है कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इसके मीन्स की एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, और हमारा तो ये कि हम तो रिक्वेजेशन देते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, ठीक है जी। फिर वो रिक्वेजेशन को फिर गवर्नमेंट अपने एंड पे उसको जो है वो किसी से भी किसी भी टेस्टिंग सर्विस से उसकी टेस्ट लेती है। बेसिकली हमारे यहाँ क्योंकि फेडरल सिस्टम अलग है और प्रोविंशियल अलग है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसे हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, उसके थ्रू लोग आते हैं। तो वो तो गवर्नमेंट ऑफ द डे पे डिपेंड करता है वो किस तरह से उनकी रिक्रूटमेंट करती है। हमारा काम होता है कि हम रिक्वेजेशन देते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, मीन्स की, तो फिर उसके बेसिस पे हम नहीं उनको रिक्रूट करते, गवर्नमेंट उनको रिक्रूट करके हमारे यहाँ डिप्यूट करती है। अच्छा, तो ये मतलब ये थ्रू एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो इसमें प्राइवेटाइज अगर आप करना चाहें, क्योंकि आईटी की चीज़ है, एक नई चीज़ लॉन्च हुई है, और आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारे अब लोग इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, आईटी की तरफ, क्योंकि किसी भी शोबे में हो, कोई भी शोबा हो, आईटी हर जगह है। तो मतलब प्राइवेटली अगर हायरिंग्स करना चाहें तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? नहीं, देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में इस तरह से नहीं होता है कि प्राइवेटली आप किसी को मतलब कि जिस तरह डेली वेजेस पे या वैसे भी आप किसी को यहाँ पे नहीं हायर कर सकते। हाँ, ये होता है कि अब गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जा रही है कि आप एक किसी फर्म से जो है वो सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो डिफरेंट आईटी कंपनी से आईटी की जो सर्विसेज हैं वो आउटसोर्स कर रही हैं। तो इनडायरेक्टली जो आईटी कंपनी हमें सर्विसेज देती है किसी गवर्नमेंट सेक्टर को, तो वो भी तो लोगों को अपॉइंट कर रही है, तो इनडायरेक्टली वो भी गवर्नमेंट को ही सर्व कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इस तरह से किसी को रिक्रूट नहीं किया जा सकता। हाँ, आप एक कंपनी से सर्विसेज आउटसोर्स करते हैं और वो कंपनी जो लोगों को हायर करती है, तो ये इस तरह का एक प्रोसीजर है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहते हैं, उसके थ्रू काम हो रहा है। सही, ज़बरदस्त सर। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा वो देखना चाहूँगी कि सिस्टम जो है आप लोगों का वो क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा सा सिस्टम के हवाले से आप। जी, मैं इसको आपको बताता चलूँ कि इसमें ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। बेसिकली क्या होता है कि हर जो हमारा स्टेशन है जिसमें हमारे डीआईजी ऑफिसेज भी हैं और हमारे प्रेजेंस हैं, वहाँ पे हमने एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। बेसिकली ये जो है वेब बेस्ड सिस्टम है। अच्छा। एक आईपी एड्रेस के थ्रू वो इसको एक्सेस करते हैं, तो वो जो भी वहाँ पे कोई कैदी आता है
तो उसका एडमिशन करते हैं, उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और जितनी सारी चीज़ें हैं वो जैसे ये रिकॉर्ड वहाँ पे ऐड होता है तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे हमारे पास ये सर्वर्स हैं, ये हमारे जो आप देख रहे हैं ये सर्वर्स हैं हमारे, एक हमारा मेन सर्वर है, एक बैकअप सर्वर है। तो इन सर्वर्स में जो है डेटा सेंट्रलाइज हो जाता है यहाँ पे, तो हम एक सिंगल क्लिक पे पूरा डेटा देख सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं कि आज किस प्रिजन पे कितने लोग आए हैं, कितने लोगों की रिलीज़ हुई है, उनकी सारी चीज़ें हम यहाँ से बैठ के देख सकते हैं। जबरदस्त सर, ये तो सर बात हो गई सारे आपके काम के हवाले से। थोड़ा सा अपने हवाले से आप बताएं। आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो मतलब इंजीनियर होके आप पुलिस में, मतलब क्या सिलसिला, के शौक था पुलिस में आने का? जी देखें, मेरा जो सफ़र है वो बड़ा, मैं बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि एक पीएन से पुलिस ऑफिसर का जो एक बड़ा सफ़र मैंने तय किया। बेसिकली मेरा जो ताल्लुक़ है वो डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से, तो हमारा जो इलाका है वो बड़ा ही मतलब कि बैकवर्ड एरिया काउंट होता है, जिसे हम हार्ड एरिया भी कहते हैं। तो वहाँ पे एजुकेशन और ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। और जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो आई वाज नेवर डैम श्योर कि मैं मैट्रिक कर सकूँगा, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ प्राइमरी का स्कूल था और वो भी हमारे गांव से कोई 5 किलोमीटर दूर एक 1 रूम स्कूल था। हम वहाँ पे पैदल वहाँ चल के जाते थे, 5 किलोमीटर हम बच्चे। तो फिर जब मैंने किया प्राइमरी, मैंने गांव से पास की, तो मैं हमारे वहाँ स्कूल नहीं था, हाई स्कूल नहीं था, मिडिल स्कूल नहीं था, तो पढ़ना मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन मुझे शौक़ था कि मुझे पढ़ना है ना। तो फिर मैं एक हिंदू फैमिली थी मेरे ख़ास के अंदर, मैं उनके यहाँ रहता था, उनके घर के काम वगैरह करता था। और फिर जो मुझे टाइम मिल जाता था उस टाइम के दौरान मैं जो है वो अपने बुक्स थे वो पढ़ता था। गवर्नमेंट स्कूल में मेरा एडमिशन था कि मैं एग्ज़ाम देने जाता था और कुछ टाइम मिलता था तो 1-2 पीरियड्स में दिन को भी लेने जाता था, क्योंकि उनके अफेयर्स, उनके काम भी देखने थे। तो इस तरह से जब मैंने मैट्रिक किया तो आई वॉज नेवर श्योर कि मैं एंटर भी कर सकूँ, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे ना। फिर मैंने मैट्रिक के बाद मैंने टीचिंग से स्टार्ट की, प्राइवेट स्कूल्स में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ट्यूशन्स लोगों को देना शुरू की। तो वही कॉलेज में मेरा एडमिशन था, मैंने इंटर किया। उसके बाद फिर ये कि हमारे यहाँ एक बड़ी अलमिया है, अलमिया ये है कि इंटीरियर सिंध के अंदर एक इंजीनियरिंग मेडिकल का सिंड्रोम है, मतलब कि आप या तो इंजीनियर बनेंगे या मेडिकल के डॉक्टर्स बनेंगे। फिर ये होता है कि जिस बच्चे की बायो अच्छी होती है वो गुड लकी जो बायो की तरफ चला जाता है, डॉक्टर्स बनना ना बनना तो एक, और जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो लकीली मेरी तो मैथ भी अच्छी थी और मेरा बायो भी अच्छा था। फिर टीचर्स ने बताया कि इंजीनियरिंग की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, स्कोप ज़्यादा है, आप इजीली मतलब कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। और फिर ये कि पीयर ग्रुप्स है उनका भी ट्रेंड था कि मेरे जितने भी सारे दोस्त थे वो सारे इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे थे, तो मैंने भी इंजीनियरिंग को चूज़ किया। फिर ये होता है कि हमारे मुल्क में कैरियर काउंसलिंग का बड़ा एक मसला है, मतलब कि लोगों की प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं होती ना। तो मुख्तलिफ लोग उस वक्त कुछ मुझे कह रहे थे कि सर आप वकील बन जाएं, आप बड़े टॉकेटिव हैं, अच्छी बात कर लेते हैं तो आप वकील बन जाएं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए, लेकिन बस एक वो था कि अगर आपने अपने आप को अच्छा साबित करना है और टैलेंटेड दिखाना है तो आपकी सिलेक्शन इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ मेहरान यूनिवर्सिटी को बड़ा वो समझा जाता है, तो मैं अपीयर हुआ मेहरान यूनिवर्सिटी में और मेरी मेरिट पे वहाँ पे सिलेक्शन हुई। तो फिर वो भी एक बड़ी जर्नी है कि किस तरह से वो फिर मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। जब मैंने वंस कंप्लीट कर ली अपनी एजुकेशन तो मैंने देखा कि मेरा जो एप्टीट्यूड था, वही कैरियर काउंसलिंग की बात आती है कि जो मेरा एप्टीट्यूड था वो सिविल सर्विसेज की तरफ था, कि लोगों की एक सोशल वर्क की तरफ और लोगों को कि मैं लोगों को सर्व करूं, बजाय मैं एक 3x3 के एक रूम में बैठा रहूं, एक कैबिनेट में और एक लैपटॉप पे काम करता रहूं। तो मेरा था कि लोगों से मेरी इंटरेक्शंस हों, लोग आएँ अपने मसाइल बताएं, मैं उनके मसाइल्स को हल करूं। तो इस तरह से फिर मैंने 2015 से अपनी जर्नी स्टार्ट की। मैं लाहौर गया, फिर वहाँ पर मैंने CSS की तैयारी की। 2016 में मैं CSS में भी अपीयर हुआ, उसके बाद भी मैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अपीयर हुआ और फिर 2020 के अंदर मैंने मतलब कि एग्ज़ाम क्वालिफाई किया एंड आई हैव अपॉइंटेड एज ASP प्रेजेंस, यहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट हुई। तो ये एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है, बस ये सही कि थपेड़े खा खा के जो है ना वो किनारे लग ही गए ना। नहीं बिल्कुल, और मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी जिस वक्त मैं बिलावल साहब की जर्नी सुन रही थी कि वाकई हमारे, और ये एक मैं कहती हूँ कि हमारे लिए एक बहुत ही मोटिवेटेड बात है कि इस तरह के लोग जो बहुत छोटे शहर से और जिनके पास वसाइल नहीं हैं, हम जो है रीज़न्स ढूंढते हैं कि भाई ऐसा है, यूँ है, वो है, करप्शन चल रही है, पर्ची चल रही है, लेकिन इस तरह के भी लोग मौजूद हैं जिनके पास ना वसाइल की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इनका मोराल बहुत हाई था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना फोकस रखा और उस फोकस को फॉलो करते हुए आज वो माशाल्लाह इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो मैं वाकई ये कहूँगी कि हमारी पुलिस फोर्स में मैं बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि इस तरह के लोग मौजूद हैं जो कि सेल्फ मेड हैं,
क्योंकि अक्सर हम यही सोचते हैं कि भाई पुलिस में है तो ज़रूर पर्ची होगी या किसी की सिफारिश होगी। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि इस तरह के भी लोग हैं, बिलावल साहब जैसे लोग हैं जो अपनी मेहनत के बल पे, जिनके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं थे, अपनी मेहनत और अपनी ख्वाहिश के बल पे आज वो इस मुकाम पे बैठे हैं। और माशाल्लाह इंजीनियर बनना कोई आसान बात नहीं होती है, और वो इंजीनियर की डिग्री लेके फोर्सेस में बैठ के पब्लिक को सर्व कर रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे ये बात करके। अच्छा, अब भी थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि अब आपकी ये तो पूरी ये सर्विस हो गई, मतलब आप कितने अरसे से कराची, मतलब आप कराची आए, फिर आपने जाहिर सी बात है बहुत स्ट्रगल की, तो अब आपकी फैमिली कहाँ पर है, क्या वहीं है या फिर आपने यहाँ पर आ गई है? मेरी फैमिली अभी तक मेरे गाँव में रहती है। मेरा सांगड़ के अंदर हमारा गाँव है, तो वहाँ पर मेरी फैमिली वहीं रहती है और मैं ख़ुद यहाँ जॉब के लिए यहाँ पे रहता हूँ। मतलब कि पहले मेरी पोस्टिंग मिरपुर में भी रही है, मैंने मिरपुर में भी सर्व किया है, फिर मेरी हैदराबाद में पोस्टिंग थी, और उसके बाद पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे असाइनमेंट मिल गई है, तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। बस एक काम है, करना है। तो कहते हैं जब नौकरी है तो फिर नखरे लग रहा है सर की बातों से लग रहा है कि बस दिल नहीं है, क्योंकि फैमिली यहाँ नहीं है तो दिल नहीं है। देखें, बात ये होती है कि फैमिली तो हर कोई चाहता है कि फैमिली के साथ रहें, लेकिन फिर ये कि हर एक के कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो इंशाल्लाह फैमिली को भी अपने साथ रखेंगे। अभी तो सर्विस पड़ी, अभी तो पूरी बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। और वाकई बहुत अच्छा लगा है सर से बात करके। अच्छा सर, अब ज़रा सा मुझे ये बताएं कि मज़ीद आपके आगे क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहेंगे इस डिपार्टमेंट को मज़ीद बेहतर करने के लिए? क्योंकि अभी तो आपकी यहाँ पर समझ लें 1 साल की जॉब, मतलब 1 साल की सर्विस हो गई है, तो मज़ीद आगे क्या क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से बताएँ। देखें, प्लान्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन ये होती है कि हर बंदा अपने हिस्से की, कहते हैं ना कि आप अपने हिस्से का काम कर जाएं और चीज़ें जो है वो ठीक होती रहती हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत प्रोग्रेस की है पिछले कुछ सालों में, बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस की है। हमारे अभी जो आईजी साहब हैं, काजी नज़ीर अहमद साहब, बड़े ही बेहतरीन हमारे अफसर हैं, और हम इनकी लीडरशिप के अंदर रह के हमें पता है कि हमारा डिपार्टमेंट और फ्लोरिश करेगा और बहुत हमें काम करने के इसमें मौके मिलेंगे। तो देखें, बात यह है कि हमारा जो नसबुल ऐन है या जो मकसद है, तो मेरे वालिद साहब, मुझे बचपन में कुछ चीज़ें मेरे वालिद साहब ने सिखाई थी, या आप उससे नसीहत कहें कि उन्होंने कहा था कि बेटा जो है ना, एक तो नेक नीयत ही ना, कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए हर एक के लिए, ठीक है, और फिर मेहनत है, ठीक है, और फिर अल्लाह पे भरोसा है। वो एक पोइट हैं राहत इंदौरी, बड़े मशहूर पोइट हैं, मैं ज़रा पोइट्री का भी शौक़ रखता हूँ। अच्छा। तो वो कहते हैं कि समंदरों के सफ़र में हवा चलाता है, जहाज़ खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, वो अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसे भूल गए जो हवा चलाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अल्लाह की ज़ात, करने वाली ज़ात अल्लाह की है ना। अगर आप अच्छी नीयत से और एक अच्छी नीयत रख के पब्लिक को सर्व करने की नीयत से आप मेहनत करते हैं और स्ट्रगल करते हैं और फिर अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि ये देखें, इंसान कुछ नहीं है, वी आर नथिंग, ठीक है, और हर बंदा रिप्लेसेबल है। अगर कोई ये समझता है कि उसके होने से डिपार्टमेंट चलता है या वो चीज़ें सर्व कर रहा है, तो इस तरह से नहीं है। आप देखें कि हर बंदा रिप्लेसेबल है, मैं भी रिप्लेसेबल हूँ, ठीक है, लेकिन आप जब तक जिस कैपेसिटी में काम करें, आप अपना मतलब कि फुल पोटेंशियल के साथ, ईमानदारी के साथ आप अगर मेहनत से करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको और तरक्की भी देता है, आप अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलते हैं, अच्छी असाइनमेंट्स भी आपको मिलती हैं। तो मेरा भी यही है कि मैं नीयत के साथ, अच्छी नीयत के साथ मेहनत करूं और अपने लोगों को फैसिलिटेट करूंगे जो लोग यहाँ पे आते हैं। देखें, क्योंकि मुजरिम जो है ना, हमें जुर्म से नफरत करनी चाहिए, मुजरिम से नहीं ना। बिल्कुल, क्योंकि इंसान है, उसके भी हुकूक हैं, और हम यहाँ बैठे क्यों, गवर्नमेंट हमें तनख्वाह इसलिए देती है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें। अगर हमारे यहाँ बैठने के बाद और इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेने के बाद, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी अगर हम लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकते और उनकी लाइफ में कोई ईज़ नहीं ला सकते, देन ये सारी चीज़ें, इनका कोई वो नहीं है ना, कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो बात सारी ये है कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों के लिए बेहतर करें। ये जो IT का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें सिंध गवर्नमेंट की भी एफर्ट्स हैं, इसमें UNODC की भी एफर्ट्स हैं, हमारे IG साहब की, हमारे अपने डिपार्टमेंट की, मेरी टीम की, मेरे और अफसर्स की, इनकी सबकी मेहनत है। तो ये हम इसीलिए करेंगे, लोगों को फैसिलिटेट करें और मतलब कि एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड हो, वेरिफिकेशन हो, कि ऐसे ना हो कि कोई जुर्म एक बंदा करे और उसकी जगह पे सज़ा कोई और। हाँ, अगर बंदा कोई वॉलंटरली खुद आके एक्सेप्ट करके और कोर्ट उसको कन्विक्ट कर देती, क्योंकि वी आर कस्टडियंस, हमारा काम तो उसको कस्टडी करना है और उसको वहाँ पर डिसिप्लिन मेनटेन करना है। उस पूरी एक जो हमारी टेरिटरी है या जो प्रीमिसेस है, उसके अंदर डिसिप्लिन से लोगों को, आप देखें घर में 2-4 लोग होते हैं, उनको भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल। आप देखें हमारी एक जेल पे 5-5 हज़ार का, 6-6 हज़ार का टोटल है, तो वहाँ पे 3 वक्त का उनका खाना है
और रहना है, और टाइम पे सबको खाना मिलता है। सुबह को 300-400 लोग जो है कोर्ट जा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है लोगों की कोर्ट के लिए, तो वो सबको टाइम से नाश्ता मिलना, फिर उनकी गाड़ियाँ आती हैं, उनको फिर कोई गलत बंदा भी ना जाए, तो ये सारी चीज़ें बड़ा एक वो है। तो हमारी टीम, मैं तो कहता हूँ कि हमारे लोग बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें। और आप देखें कि जो हमारे लोग हैं, हमें तो ईद की छुट्टियाँ भी नहीं मिलती। हम तो ईद भी, हमारी ईद बच्चों के साथ नहीं होती, हमारी ईद जो है वो इन्हीं के साथ होती है। हमारे तो बच्चे भी हैं, दे आर आवर फैमिली ना, ये हमारी फैमिली है, और हम इनको फैमिली की तरह से ट्रीट करते हैं। तो हमारी ईदें भी इनके साथ गुजरती हैं, हमारे 12 रबीउल अव्वल भी हमारा इनके साथ गुजरता है, तो हमारा 9-10 मुहर्रम भी इनके साथ गुजरता है। तो ये हमारे यहाँ पे जॉब जो है वो, मतलब कि ये वो डिपार्टमेंट है जो मतलब कि 24 आवर्स हम सर्व करते हैं। हमारे यहाँ छुट्टी का कंसेप्ट नहीं है ना, तो छुट्टी मिलती है, जो एक रूटीन की छुट्टी होती है वो तो मिलती है, लेकिन एक जिस तरह से ये नहीं है कि आप सुबह 9 बजे आए और 5 बजे, क्योंकि हमारे पास फाइल्स नहीं है। फाइल तो आप बंद करके चले गए, हमारे पास लोग हैं, हमारे सब्जेक्ट लिविंग बींग्स है ना, इंसान है, हमारा सब्जेक्ट इंसान है जिनसे हम डील करते हैं। तो ये फाइल तो है नहीं कि आप बंद करके रखें और फिर आप आराम से जाके सो जाएं और शाम को कहीं घूमने निकल जाएं, तो इस तरह से नहीं होता है। मतलब कि हमारे यहाँ हमारी जो फोर्स है, स्पेशली उनको इंकरेज करना चाहिए। वो देखें, कुछ प्रेसिडेंट्स हैं, कुछ चीज़ों को लेके आप सारे लोगों को नहीं कह सकते ना। अच्छे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप देखें कि हमारे पास बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स और ऐसे लोग आते हैं जिनसे उनके घर वाले तंग होते हैं। मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए कि उनके घर के लोग भी उनसे तंग होते हैं, और हमारे यहाँ वो लोग आते हैं, उनको अच्छे खाना मिलता है, अच्छी मेडिसिन मिलती है, उनका ट्रीटमेंट आप देखें, आप जाएँ वुमेन जेल जाएँ, आप डिफरेंट जेलों को आप विजिट करें, वहाँ देखें, वहाँ लोग जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारा पीछे कोई नहीं है, मतलब घर पे हमारा कोई नहीं है और हम नहीं जाते। वो सर हमें ना, हमने कहते हैं यार हम तो आपको नहीं रख सकते, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, हम तो उससे ज़्यादा 1 घंटा भी किसी को नहीं रख सकते, ना कम ना ज़्यादा, ना जो हम तो वी आर कस्टोडियंस, जो हम कस्टडी के। तो इस तरह से मतलब लोगों को हम फैसिलिटेट करें, कोशिश करें। मेरी भी अज़म है कि मैं यहाँ पे रहूँ और लोगों को सर्व करूँ, लोगों को फैसिलिटेट करूँ। तो बाकी तो करने वाली ज़ात तो अल्लाह की, हम तो एफर्ट्स ही करते हैं। अच्छा, ये मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे कि यहाँ पर कैदी हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है, तो यहाँ पर ठीक है, माहौल बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है। कभी ऐसा होता है कि इन कैदियों को कहीं पिकनिक के तौर पे या कहीं कोई विज़िट के तौर पे कहीं ले जाया जाए ताकि थोड़ा सा चेंज हो? देखें, ये आपने एक बहुत बड़ी बात कर दी है कि ये तो बच्चे तो हैं नहीं किसी केजी स्कूल के इनको किसी बस में बिठाएं। और देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है ना हमारे यहाँ, क्योंकि अगर हम तो उनको घुमाने के लिए ले जाएं और वो वहाँ से चले जाएं और हम खुद घूमते रहें ना। देखें, एक आपके पास एक प्रिजनर है और आपको कोर्ट कहती है कि आपको इसे 2 तारीख को प्रोड्यूस करना है। अब कुछ भी हो जाए, आपने उसको प्रोड्यूस करना है। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जेल के अंदर उनको फैसिलिटेट करें कि वहाँ पे इंडोर गेम्स हों, और होती हैं इंडोर गेम्स, वो डिफरेंट गेम्स, क्योंकि उनको अपने टाइम को तो किल करना है ना, वहाँ पे बैठे हैं, टाइम को किल करना है। उसमें कुछ लोग जो है वो फाइन आर्ट्स और इस तरह के जो काम है वो करके अपने टाइम, उसमें भी एक अर्निंग होती है उनकी, ठीक है। इंडस्ट्री है जेल के अंदर, उसमें लोग काम करते हैं, वहाँ से पैसे अर्न करते हैं, ठीक है जी। और फाइन आर्ट्स का काम करते हैं, पेंटिंग्स वगैरह ये, और सिंधी टोपी बनाना और डिफरेंट मतलब के की चेन्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब मोती का बड़ा अच्छा काम होता है हमारे यहाँ, तो वो उसमें भी लोग उनकी एक्टिविटी थी। बाकी ये कि गेम्स हैं, कार्ड्स, लोग कार्ड्स खेल सकते हैं, पत्ते हैं, या इस तरह की जो दूसरे गेम्स हैं, कैरम बोर्ड है, या इस तरह की चेयर्स वगैरह, इस तरह की जो इंडोर गेम्स हैं वो करते हैं। बाकी ये होता है कि बाहर उनको ले जाना या कहीं उनको घुमाना ये पॉसिबल नहीं है टेक्निकली, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का इशू है। और मैं आपको एक चीज़ और बता चलूँ कि हमारे यहाँ जो कोई भी प्रिजनर की मूवमेंट होती है ना, तो वो उसके लिए हम पहले लिखते हैं, मतलब कि वहाँ के जो एसपी हैं उनको लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को हम लिखते हैं कि जी ये बंदा जाएगा अस्पताल के लिए, इसको हमें भेजना है, या इसको हमें कोर्ट प्रोडक्शन के लिए भेजना है, या इसका एक जेल से दूसरे जेल ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं भेजना है, तो वो कस्टडी वो लोग देते हैं। हम उनको कहते हैं कि उसकी जो मूवमेंट है कि हमारी टेरिटरी से वो दूसरी जगह पे उसको ले जाना, उसकी वो जो सारी मूवमेंट है वो एक बड़ा रिस्क होता है। तो इस तरह से इनको पिकनिक पे अगर आप लेके जाएंगे तो फिर खुद ही घूमते रहेंगे। पता लगे कि हम खुद ही घूमते रहे ना। ये सर ने बड़ी अच्छी बात की कि जो है अगर हम उन्हें पिकनिक पे ले जाएंगे, उन्हें घुमाने ले जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि वो जो है वो खुद ही घूम जाएं। तो ये बात सही है, लेकिन जाहिर सी बात है कैदी भी इंसान होते हैं और उन्हें भी चेंज की ज़रूरत होती है, लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी थ्रेट भी अपनी जगह होता है। तो नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, तो स्टे विद अस। वेलकम बैक। और नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बिलावल साहब, जो कि सेंट्रल जेल के एएसपी हैं,
और उनसे हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा आईटी के हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे और थोड़ा उनके हवाले से भी बात कर रहे थे। तो मज़ीद बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह 1 साल की आपकी यहाँ पे सर्विस हो गई, तो इस 1 साल की सर्विस में कोई ऐसा वाक़या कोई रोनमा हुआ है, जैसे अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं कि किसी कैदी ने भागने की कोशिश की हो या फिर आपस में ही कोई इस तरह की जो है लड़ाई हो गई हो, तो इन सारी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया जाता है? जी देखें, इस तरह की वो जैसे कहते हैं ना कि घर में 2 बर्तन होते हैं तो वो खनकते हैं, आपस में आते हैं, तो इस तरह से जब देखें ये भी इंसान है, उसमें एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होते हैं। हमारे यहाँ पे ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब कि जेल्स में कैपेसिटी से ज़्यादा भी लोग हैं कुछ जेलों पे। तो फिर वहाँ पे जब ज़्यादा लोग होते हैं, देखें कि घर में आप 2 लोगों से रूम शेयर करें तो एक दूसरे की हैबिट्स और चीज़ें ज़रा एक वो करती हैं। तो जब इतने सारे लोग आपस में रहते हैं तो उनके डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं और बाज़ औक़ात फिर ये कि इस तरह के मसाइल होते हैं, तो उसमें डिसिप्लिन का इशू होता है कि डिसिप्लिन लेना, उनको डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे रखना कि झगड़ा वगैरह ना हो। तो फिर इस तरह के इश्यूज़ होते हैं। फिर उसमें ये होता है कि हम लोग उनको उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको अपने पास बुला के बिठा के उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप इस तरह से ना करें, कि आप भी यहाँ पे आए हुए हैं मजबूरी में और ये जो आपका साथी है ये भी है। तो इस तरह से फिर उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। फिर बहुत सारे लोग तो काउंसलिंग से मान जाते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ लोग नहीं भी मानते, तो फिर हम अगर कोई ज़्यादा ही कर रहा है इशू, तो फिर हमारे पास एक ये होता है कि हम उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, कि उसको या उसकी बैरक चेंज कर देते हैं जो प्लेसमेंट है। क्योंकि होता ये कि उन्होंने कोई गठ बनाया होता है ना, एक अंदर गठ बनाया हुआ, आपस में एक टीम बनाई हुई है, आपस में उनका एक वो होता है। तो एक किसी पर्टिकुलर को अगर किसी मिनॉरिटी की एक ही बंदे को तंग करें तो हम उसकी कोई जगह चेंज कर देते हैं, या अगर उनमें से कोई ज़्यादा कर रहा है तो फिर इस तरह से हम उनकी प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं, ताकि फिर वो जब नए उसमें चला जाता है जगह पे, तो वहाँ पे फिर वो सेट नया होता है, वहाँ पे फिर वो ये चीज़ें नहीं कर सकता। तो होता बाज़ औक़ात कोई एक आधे लोग ही होते हैं जो इस तरह का करते हैं। बाकी जिस तरह से आपने वाक़े का पूछा, तो मतलब कि जब आप एक ड्यूटी अफसर हैं और आपके सामने मतलब कोई बंदा रात को अचानक बीमार हो जाए और फिर आप अपनी पूरी एफ़र्ट्स करें और उसको निकलवाएं, आप फिर जो हमारी कस्टडी होती है वो आप लें और गार्ड्स को और उसको आप हॉस्पिटल ले जाएं, और फिर वो वहाँ पे उसकी ज़िंदगी ना बच सके, मतलब कि वो हॉस्पिटल में जाके अगर वो उसकी डेथ हो जाती है या कुछ इस तरह का मामला हो जाता है, तो वो बड़ा फिर इंसान को एक मतलब कि वो एक दुख सा होता है, एक फैमिली सा भी होता है कि हम लोग उनके साथ हमारी वो एक होती है एक, क्योंकि रोज़ आप एक इंसान से मिल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग भी उसमें से होते हैं, स्पेशली जो बुजुर्ग या बड़े उम्र के लोग होते हैं उनसे बड़े अच्छी हमारी होती है। तो फिर अगर ऐसा कोई बंदा, मेरे साथ भी इस तरह के 1-2 हुए कि ऐसा कोई अगर वाक़या हो जाता है, तो फिर बड़ा एक होता है कि इंसान मैंने इतनी सारी कोशिश की और बंदे को मैं नहीं बचा सका। तो ये चीज़ें होती हैं इस तरह की। तो फैमिली में भी हमारे अगर इस तरह के इश्यूज़ होते हैं तो हमें वो ज़रा डिस्टर्ब कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा अब एक मैसेज जो आप हमारे प्रोग्राम के थ्रू देना चाहें, कोई भी हमारी यूथ को कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। देखें, बात ये है कि मैं 2 चीज़ें कहता हूँ कि देखें, बात ये है कि हमारा जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हम अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखें, बात ये कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मैंने जैसे आपको अपना बताया कि मुझे किसी ने प्लेट में रख के जॉब नहीं दी है, ठीक है, या मुझे किसी ने कोई चिट पे ऑर्डर लिख कर दिया और मैंने जाके वहाँ से ऑर्डर रिसीव कर लिया, जिस तरह की हमारे यहाँ परसेप्शन बनी हुई है कि वो कोई पर्ची बना के दे देते हैं और वहाँ से इस तरह से नहीं। देखें, आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। आप देखें, लाइफ में कुछ भी हर चीज़ की कीमत है ना, कुछ भी आपको ऐसे नहीं मिलता ना। वो कहते हैं कि रंज से खूंगर हुआ इंसान तो मिट गया रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर क्या आसान हो गई। तो बात ये होती है कि जब आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, आप लाइफ, वो कहते हैं ना कि जिस बंदे ने भूख जो है वो सिर्फ किताबों में पढ़ी हो और उसने गर्मी और सर्दी सिर्फ खिड़की से देखी हो, तो उसको ज़िंदगी का पता नहीं लगता। और ये ज़िंदगी वो नहीं है कि बादाम खाने से अकल आ जाती है, धक्के खाने पड़ते हैं। आप लाइफ में आए निकलें, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करें, चैलेंजेस को फेस करें। कोई भी चीज़, आप अगर कोई कैरियर परसू करें, कोई जॉब करें, आप जॉब करने निकलें, आपको बड़े चैलेंजेस मिलेंगे, कोई आपको वेलकम नहीं करेगा। कोई भी अगर न्यूली अपॉइंटेड एक अफसर होता है, वो मुख्तारकार हो, असिस्टेंट कमिश्नर हो, एएसपी हो, किसी भी आप महकमे में इंस्पेक्टर हो, कुछ भी हो, आप जाते हैं तो आपसे पहले लोग बैठे होते हैं कि स्टेटस को बना होता है, आपको वहाँ पे कोई इस तरह से वेलकम नहीं करेगा। आपने अपना पोटेंशियल मनवाना होता है, वहाँ पे आपने अपने स्किल्स को और आपने बताना होता है कि नहीं, कि मैं काम का बंदा हूँ और मुझे आपको मेरी ज़रूरत है, और अगर आप मुझे चांस देते हैं तो मैं आपको काम करके दिखाऊँगा। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं यूथ से यही कहूँगा कि देखिए, मायूस ना हो, और हर चीज़, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं कि सर हम इंजीनियरिंग कर लें। सर आपने तो इंजीनियरिंग करके आप तो पुलिस में चले गए, तो क्या इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं? देखें, हर चीज़ का स्कोप है, कोई भी है ना। पुलिस
के लिए आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा आप बिस्मिल्लाह पुलिस में भी आएँ। कोई इंजीनियरिंग का पूछता है, मैं कहता हूँ इंजीनियरिंग करें। देखें हर चीज़ का स्कोप है, लेकिन कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर। अगर आप डिजर्व नहीं करते आप डिज़ायर ना करें, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत के साथ देखें सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो होती है आपकी कमिटमेंट। वो कहते हैं ना कि मरहला बीच का नहीं होता, इश्क होता है या नहीं होता। आप एक गोल अपना बना लें कि मैंने ये चीज़ करनी है। कोई भी आप जहन के अंदर चीज़ रख लें कि मैंने पुलिस अफसर बनना है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरी फैमिली से कोई पुलिस अफसर नहीं है, तो ये चीज़ें हैं। थैंक यू। ज़बरदस्त, सर ने बड़ी अच्छी बात की बिलावल साहब ने, और मैं यही कहूँगी कि ये एक बहुत ही मोटिवेशनल एक तरह का, मैं इनको ये कहूँगी कि उन्होंने बात की है, और ये हमारी यूथ के लिए बहुत अच्छा है कि वो इस तरह की स्टोरीज़ सुने। और जो हमारे यहाँ एक मायूसी छाई हुई है जो स्पेशली यूथ में, जिसकी वजह से डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो इस तरह की स्टोरीज़ आप देखें। और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, ख्वाब देखें, ख्वाब पूरा करने के लिए बस मेहनत करनी होती है। तो जिस तरीके से बिलावल साहब की जर्नी थी, इसी तरीके से हर इंसान अपनी जर्नी में सिर्फ मेहनत का इजाफा करे और बाकी जो है अल्लाह के ऊपर छोड़ दे, तो इंशाल्लाह उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। इसी के साथ नाज़रीन, उम्मीद है पाकिस्तान से नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।